हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जीएसटी का एनुअल रिटर्न। जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है जीएसटीआर 9, उसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जीएसटीआर 9 मतलब जीएसटीआर 9 का जो टेबल 1 से लेकर 19 तक है, टोटल 19 टेबल, उसको डिस्कशन करेंगे। उसके टेबल के अंदर एक एक सेक्शन में जाके जो भी टाइप का सप्लाई आएगा या फिर इनपुट क्रेडिट आएगा, उस टाइप का जो भी सेक्शन मेंशन है, जो भी रूल मेंशन है, वो सारा का सारा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग वीडियो होगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, अब पूरा का पूरा वीडियो एकदम से देख लेना। और जीएसटी एनुअल रिटर्न और जो रिकन्सिलेशन 9C होता है, दोनों में सारा प्रोविजन भी आपका क्लियर हो जाएगा और एक एक बीट बाई बीट भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो मैं आज आगे लेके आ रहा हूँ एनुअल रिटर्न जीएसटी का, जीएसटीआर 9। आगे मैं जीएसटीआर 9 बताऊँगा, उसके बारे में 9C बताऊँगा मेरा वीडियो का, तो आपको ही पता होगा। पहले मैं क्या देता हूँ ना, एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं क्या देता हूँ ना, पूरा डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है। माई सेल्फ ज्योति रंजन साहू, हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू जीएसटी एनुअल रिटर्न। ओके, पहले हम देखते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न कितने पार्ट में क्लासीफाई है। तो हम देखेंगे कि वो पूरा का पूरा 6 पार्ट में क्लासीफाई है। ये देखो यहाँ पे 6 पार्ट में वो क्लासीफाई है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। ठीक है। अगर हम टेबल देखेंगे तो वो पूरा का पूरा 19 टेबल है उसमें पूरा का पूरा वो 19th टेबल तक है। ठीक है। जैसे कि हम बताएंगे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये तीनों में तो कुछ नहीं है। टेबल 1 में फाइनेंशियल डाला जाता है, टेबल 2 में जीएसटी नंबर, टेबल 3 में लीगल नेम, 3A में, 3B में ट्रेड नेम। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 का डिटेल्स, ये नॉर्मली बेसिक डिटेल्स इसको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है ना, आउटर सप्लाई का जो मेजर पोर्शन है ना, वो वहीं पे है पार्ट 2 में। अगर बोलेंगे पार्ट 2 में क्या क्या टेबल होता है, टेबल 4, टेबल 5। ओके। टेबल 4 में क्या होता है ना, अब देखिए, जैसे कि एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है, नहीं तो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स है, नहीं तो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल आउटर सप्लाई, वो टेबल 4 में आता है। टेबल 5 में वो आउटर सप्लाई होता है लेकिन टैक्सेबल नहीं होता है, तो इसलिए वो टेबल 5 में आता है। मतलब जो भी आउटर सप्लाई आपका टैक्सेबल नहीं होगा वो टेबल 5 में आ जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे पार्ट 3 में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देखेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का तीनों टेबल है, 6, 7, 8। 6 में होता है जैसे कि आईटीसी बैलेंस का ब्रेकअप, जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी बैलेंस डाला हुआ है उसका पूरा का पूरा ब्रेकअप मैं आपको एक पार्टी का खुल के जीएसटीआर 9 का पूरा ऑनलाइन पोर्टल में भी दिखाऊंगा। उसमें जो भी रूल है, जैसे कि हमारा 7 टेबल में आता है आईटीसी रिवर्सल का 37, 39, 42, 43 वाला जो रूल होता है ना, वो रूल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा 31 दिसंबर भी आ रहा है, तो हमारा जीएसटी का लास्ट डेट पे कुछ भी चेंजेस हुआ है, आपको यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। ठीक है। ऐसे ही टेबल 8 में क्या आ गया, आईटीसी का अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेबल 8 में आ गया। ठीक है। ऐसे हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 1 तो हो गया बेसिक, पार्ट 2 हो गया आउटवर्ड सप्लाई, पार्ट 3 हो गया इनवर्ड सप्लाई, पार्ट 4 हो जाएगा टैक्स पेड, जितने भी आपका टैक्स पेबल हो रहा है और कितना आप टैक्स पेमेंट किए वो वाला हो जाएगा आपका पार्ट 4 में, उसको बोलते हैं हम टेबल 9। तो मैं आपको क्या करूँगा ना, एक सीक्वेंस भी बताऊँगा, कौन सा टेबल है फर्स्ट फिलअप करना, फिर सेकंड कौन सा टेबल हो जाना, फिर थर्ड कौन सा टेबल है, वो ना फ्लो होता है, एक फ्लो होता है। वो फ्लो को भी मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा टेबल किस में है और कहाँ कितना फिगर भी डाला जाएगा। प्रीवियस साल का इस ईयर में एडजस्टमेंट होगा, इस ईयर का नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट होगा, वो सारा कहाँ डाला जाएगा, अमेंडमेंट जो भी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सबके बारे में भी आपको एक बता दूंगा। ठीक है। हमारा पार्ट 4 तक गए थे, फिर हम पार्ट 5 में आएंगे। पार्ट 5 में क्या होता है ना, करंट ईयर का टैक्स अगर कुछ हम नेक्स्ट ईयर में दिखाते हैं, नेक्स्ट ईयर का स्पेसिफाइड पीरियड तक, जैसे कि हमारा सितंबर का रिटर्न फाइलिंग डेट तक हम स्पेसिफाइड डेट होता है नेक्स्ट साल का। ठीक है। इससे में आ गया पार्ट 4। पार्ट 4 में आता है टेबल 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13 वो टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, कितना कितना हम नेक्स्ट साल देंगे, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो टेबल नंबर 14 में दे देंगे। ठीक है। अभी हमारा आ गया लास्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 टेबल 15 आ गया, डिमांड एंड रिफंड। ऐसे ही टेबल 16, टेबल 17 HSN वाइज आ गया, आउटर सप्लाई टेबल नंबर 17, वो तो मैंडेटरी हो गया, पिछले साल से वो हो गया। उसमें से हम क्या होता है ना, जिसका आउटर सप्लाई है और B2B सप्लाई है, तो उसको आउटर सप्लाई का HSN कोड टेबल नंबर 17 मैंडेटरी है। अगर आपका B2C सप्लाई है तो आप HSN कोड मतलब नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है। अगर B2B सप्लाई है तो आपका आउटर सप्लाई का HSN कोड मैंडेटरी है। फिर आ जाएगा टेबल नंबर 18 में, तो HSN कोड जो हमारा होता है इनपुट का, इनपुट सर्विस का जो भी होता है, नहीं सॉरी इनपुट जो आपका आईटीसी का HSN वाइज परचेज डिटेल्स, वो वहाँ पे आता है टेबल 18। फिर आ गया आपका लास्ट टेबल 19, लेट फी कितना लगा है और कितना लेट फी आप पेमेंट किए। तो बराबर आपने वो सारा का सारा कंटेंट है मैं आपको बता दिया। ठीक है। अभी मैं एक पार्टी का लॉगिन करूँगा, वहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि टेबल 1 से 19 तक कैसे फिलअप किया जाता है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आपको कुछ जीएसटीआर 9
फाइलिंग करने के लिए आपको कुछ प्री प्रिपरेशन चाहिए। प्री प्रिपरेशन मतलब आपने क्या करना पड़ेगा कि कुछ रिकॉन्साइल पहले से आपको करना पड़ेगा। रिकॉन्साइल मतलब आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या है हमारा, और जो भी हमने जीएसटी फाइल किया है, जो भी हमको लेके बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, तो उसी हिसाब से वो मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले वो 2B में और 2A में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा रहा है, और हमारा बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले, दोनों में भी मैच हो रहा है कि नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 2 तो नहीं, GSTR 2A, सॉरी और एक बार बताओ, आपको प्री प्रिपरेशन कुछ करना है। GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B, और हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, और सारा वर्किंग भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एक बता रहा हूँ। जीएसटी करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तो नहीं, क्या क्या वर्किंग, जैसे कि क्या क्या कैलकुलेशन आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको चाहिए हमारा, देखिए अगर मैं डिवाइड करूँ होल ट्रांजेक्शन को, एक आ जाएगा आपका आउटवर्ड, ठीक है, और वो एक हो जाएगा आपका ITC पास, जैसे कि इनवर्ड में इसको बोलता हूँ, और आपको एक आ जाएगा टैक्स के बारे में, टैक्स का जो होता है। ठीक है, बराबर। तो इन आउटवर्ड का क्या होता है ना, हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। बैलेंस शीट का क्या रेफर करेंगे, बैलेंस शीट तो नहीं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट रेफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जितना शेड्यूल में हमारा इनकम पार्ट है वो इनकम सारा उठा के लाएंगे। अभी हम वर्किंग बनाएंगे, सारा का सारा इनकम उठा के लाएंगे। सारा का सारा इनकम मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, आपका अदर इनकम भी आ जाएगा। अदर इनकम ब्रॉड सेंस है, अदर इनकम में क्या क्या आता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और एक तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा, आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, एक बड़ा बड़ा कुछ एक्सपेंसेस होता है, उसमें जो फिगर है एक्सपेंसेस का, जो फिगर है उसमें लेस कुछ हो जाता है इनकम। ये क्या होता है ना, ये जो नेट फिगर होता है यहाँ पे, ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस साइड में। एक्सपेंसेस साइड में तो क्या पता हुआ आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन PL का डायरेक्ट आ जाता है, तो ये आपको मिल गया। फिर दूसरा हो गया आपका अदर इनकम में, अदर इनकम का डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, फिर तीसरा में आ गया एक्सपेंसेस में जो नेटअप होकर इनकम रखा है। ठीक है, एक्सपेंसेस में जो भी नेटअप करके कुछ इनकम रखा है वो वाला पे भी यहाँ पे कंसिडर आपको करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, फिर हम देखें क्या क्या हो गया। अभी हम फोकस करेंगे अदर इनकम के ऊपर। ठीक है, अदर इनकम में आपका क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। अदर इनकम में जैसे कि आपका क्या क्या आएगा ना, अदर इनकम में आपका तो एक शेड्यूल में है अदर इनकम, वहाँ पे एक अदर इनकम है, जैसे कि आपका स्क्रैप सेल वगैरह कुछ हो, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो, या फिर आपका इंटरेस्ट इनकम हो, या फिर आपका रेंटल इनकम हो, जो भी है ये सब अदर इनकम है, तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे भी आपका एक टैक्स कंप्यूटेशन शीट होगा, टैक्स कंप्यूटेशन शीट। तो यहाँ पे जाके आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, उसमें अगर कुछ ये अदर इनकम को छोड़ के और भी कुछ अदर इनकम होगा तो उसको भी कंसिडर कर लेना। सारा का सारा इनकम आपको लेके आना है। PL का क्रेडिट साइड में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको लाना है। फिर उसके आगे क्या करना है कि आपका एक्सपेंसेस साइड, PL का जो डेबिट साइड है उसमें अगर कुछ इनकम नेटअप किया हुआ है एक्सपेंसेस के साथ, उसको उठा के लाना है। फिर तीसरे में आपको अदर इनकम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे होता है अदर इनकम, उसमें उसका शेड्यूल में जाना है, जो जो इनकम है उसको भी उठा के लाना है। फिर अगर आगे बोलूँगा तो आपका एक टैक्स कंप्यूटेशन शीट होगा, उसमें भी कुछ इनकम आपका डाला होगा, तो वो वाला इनकम भी उठा के लाना है। तो ये चारों पार्ट मिला के ये आपका होगा आउटवर्ड सप्लाई। और आगे भी और भी डीपली जाऊँगा तो डीपली जो कुछ भी इनकम होगा और डायरेक्टली रिजर्व सरप्लस में क्रेडिट किए होंगे, PL में नहीं लिए होंगे, तो वो वाला इनकम भी उठा के लाना है। टोटल आपका बोलेगा तो आउटवर्ड सप्लाई उठा के लाना है। 5 प्लेस में वो होता है, कौन सा 5 प्लेस है मैं आपको अभी बता दिया। ठीक है, फिर जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई आ गया उसके आगे क्या करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आगे क्या करना है। पहले मैं इसका ऐसे आउटवर्ड सप्लाई का हम जाके देख देंगे GSTR 3B में कितना आउटवर्ड सप्लाई फाइल है और GSTR 1 में कितना फाइल है, वो बराबर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ डिफरेंस आ रहे हैं ना, अभी वो GSTR 9 में उसका एडजस्टमेंट होगा। GSTR 9 ध्यान से भरना, क्योंकि इसका कुछ अमेंडमेंट कुछ
मतलब कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है और कुछ भी रिवाइज रिटर्न इसका नहीं है, वो जो होगा फाइनल होगा। 9C में कुछ है उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो वाला आपको मतलब वहाँ से नहीं करने तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा 1 पैसा तो डिफरेंस है, उस पर रीजन देना पड़ता है। ठीक है, जो भी हम क्लियर करेंगे, हम क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा 9 में एग्जैक्ट मैच कर लेंगे। 9C में हमारा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं किस किस फार्म में देखा हूँ, वो भी जो फाइल कर रहे हैं ना, 9 में सिर्फ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वाला पार्ट ले रहे हैं। जो अदर इनकम, जो इनकम नेट ऑफ फाइव एक्सपेंसेस साइड में, जो इनकम डायरेक्टली कंप्यूटेशन को जाए, जो इनकम डायरेक्टली रिजर्व सरप्लस गए, वो वाला कुछ कोई कंसिडर नहीं करता है। उसको 9C में डिफरेंस निकाल के रीजन देते हैं, वो वाला एक्चुअली सही नहीं है। आपको क्या करना है, 9 में सारा का सारा कंसिडर करना पड़ेगा। फिर इनकम को आपने ले आया, 5 जगह से अपने इनकम को ले आया। ठीक है, उसके आगे क्या करना है, आपको जो भी इनकम आया उसको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन किस एंगल से करना है, आपको एक करना है टैक्सेबल एंगल में, आपको एक करना है टैक्सेबल सप्लाई करके, टैक्सेबल सप्लाई करके एक आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एग्जिम्टेड सप्लाई, एग्जिम्टेड सप्लाई। फिर आ जाएगा आपका एक टैक्सेबल हो गया, एक एग्जिम्टेड हो गया। उसके आगे आपका आ जाएगा नील रेटेड, नील रेटेड सप्लाई। फिर आपका आ जाएगा जीरो रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये जो टैक्सेबल सप्लाई है इसका भी फिर आ जाएगा B2B, B2C। ठीक है, ये जो B2B है इसका हमको HSN कोड देना पड़ेगा। तो जब HSN कोड देंगे, यहाँ पे आइटम वाइज भी कर लेना एक बार, यहाँ पे एक आइटम वाइज कर लेना है। तो B2B सप्लाई का हम आइटम वाइज भी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपका वर्किंग है, अगर इसको आप कर लेंगे ना तो आपका 9 पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 10 मिनट में 9 का फिलअप कर लेंगे। जितना बड़ा भी कंपनी हो, जितना मल्टीनेशनल कंपनी है, जितना करोड़ में लाख करोड़ में टर्नओवर हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ वर्किंग बराबर करना है। ठीक है, आइटम वाइज मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि HSN कोड जो टेबल नंबर 17 में हम डालेंगे उसमें क्या है कि वो पूछेगा कि कौन सा आइटम का HSN कोड डालो, उसका क्वांटिटी कितना है, इसका रेट कितना है, वैल्यू कितना है। तो उसी वक्त ये आइटम वाइज आपका काम देगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे वैल्यू वाइज। ओके, तो ये वाला हो गया आपका टोटल सप्लाई। तो इसको हम क्या करेंगे ना, फिर ये टोटल को हम रेट वाइज क्लासीफाई कर लेंगे। मतलब ये वाला हो गया आपका टोटल सप्लाई। तो इसको हम क्या करेंगे ना, फिर ये टोटल को हम रेट वाइज क्लासीफाई कर लेंगे। मतलब 12% में क्या क्या है, 18% में क्या क्या है, और 28% में क्या क्या है। ऐसे करके जो भी रेट वाइज है इसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। इसको क्यों क्लासीफाई करेंगे, जब GST 9C फिलअप करेंगे तो वहाँ पे चाहिए रेट वाइज डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई का। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई का आइटम वाइज नहीं चाहिए, इनवर्ड सप्लाई का रेट वाइज भी चाहिए, क्योंकि वो आगे 9C में डाला जाता है। ओके, बराबर समझ लिया। आउटर सप्लाई का तो अभी खत्म हो गया, ये वाला ज़्यादा डिटेल्स जो डाल दिया मैं। टेबल नंबर 17 में ज़रूरत है आइटम वाइज HSN कोड डालेंगे, इसलिए वो HSN वाइज डालिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमने 9C लिखे, 9C में रेट वाइज चाहिए, तो इसलिए हम उसको रेट वाइज क्लासीफाई कर लिए। बराबर, अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आउटवर्ड का अभी खत्म हो गया, आउटवर्ड का और कुछ नहीं। अभी हम जाएंगे है ना, टेबल 6, 7, 8 तीनों है। तो हम क्या करेंगे ना, 6 नंबर टेबल में वो GST 3B में क्या क्या ITC लिया है उसका वो मांगता है। इनपुट के ऊपर कितना है, इनपुट सर्विस के ऊपर कितना है, और कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना है। ऐसे ही रिवर्स चार्ज में अगर रजिस्टर पार्टी के अंदर से हमने कुछ सर्विस लिए है या गुड्स लिए, वो रिवर्स चार्ज में आ रहा है, तो उसका इनपुट में कितना है, इनपुट सर्विस में कितना, कैपिटल गुड्स में कितना। ऐसे ही जैसे कि हमने रिवर्स चार्ज जिसके लिए दे रहे हैं वो अगर ऑन रजिस्टर है, उसका भी इनपुट कितना है, इनपुट सर्विस कितना, और कैपिटल गुड्स कितना है। स्पेसिफिकली हम बोलेंगे तो ITC का क्या हमको कैलकुलेशन चाहिए कि हमारा इनपुट्स कितना है
हमारा इनपुट्स कितना है, इनपुट्स मतलब गुड्स के ऊपर जितना जो हमने इनपुट्स लिए, और इनपुट सर्विस के ऊपर कितना है, इनपुट सर्विस के ऊपर कितना है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स बराबर। ये तीनों तरह का चाहिए, एक नॉर्मल परचेज वाला और एक इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज वाला। इसमें वो जो रिवर्स चार्ज जो होता है, जो भी हमारा सप्लायर है मतलब जिससे हम परचेज कर रहे हैं गुड्स हो या सर्विस हो, वो अगर रजिस्टर है और अगर नॉन रजिस्टर है, तो ये तीनों तरह के कैलकुलेशन होता है। और भी एक है इनपुट ऑफ सर्विस, इनपुट जो फॉरेन से कुछ परचेज किए, इनपुट सर्विस, उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज आता है, उसके ऊपर कितना हमने आईटीसी क्लेम किए। तो हो गया, चारों टाइप्स का हमका इनपुट का भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आउटवर्ड का भी जब कैलकुलेशन किए थे पिछले साल में, कुछ पिछले साल का अगर कुछ ट्रांजैक्शन होगा इस साल में कंसिडर किए उसको भी कैलकुलेट करेंगे, और इस साल का कुछ अगर नेक्स्ट साल में कंसिडर करेंगे उसको भी कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ कहाँ डाला जाता है GST 9 में, मैं आपको एक आर्टिकल लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ ना। यहाँ पे मेरा स्क्रीन ले रहा हूँ और आपको यहाँ पे एक पार्टी का मेरा क्लाइंट का लॉगिन करवाऊंगा। लॉगिन करके GST 9 कैसे फिलअप किया जाता है, कौन सा टेबल में कैसा डाटा डाला जाएगा उसका। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा स्क्रीन ले रहा हूँ और आपको यहाँ पे एक पार्टी का मेरा क्लाइंट का लॉगिन करवाऊंगा। लॉगिन करके GST 9 कैसे फिलअप किया जाता है, कौन सा टेबल में कैसा डाटा डाला जाएगा उसका सारा डिटेल्स अभी मैं आपको दिखा दूँगा बराबर। ओके, अभी चलते हैं मेरा स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन। देखिए, अगर मैं इतना कुछ करके वीडियो कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी 1% भी बेनिफिट हो रहा है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनुअल रिटर्न। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एनुअल रिटर्न करने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ पे जाके सर्विस पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर सर्विस, सर्विस से जाके रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न। हो गया बराबर, यहाँ पे आपको आ गया एनुअल रिटर्न, सर्विस पे रिटर्न पे एनुअल रिटर्न में क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा 22-23 करना है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर वो वाला क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका एनुअल रिटर्न, यहाँ गया GST 9C। 9 होने के बाद 9C होगा। 9C में कुछ एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड होता है, उसके बाद वो फिलअप होता है, तो उसके बारे में भी आपको दिखा दूंगा। पहले 9 होने दो, 9 होने के बाद ही 9C होगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। अगर आपने यहाँ पे ऑफलाइन चूज़ किए तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके यहाँ पे एक जेसन आ जाएगा। जेसन 20 मिनट टाइम लेता है डाउनलोड होने के। उसके बाद आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके वो जेसन को ओपन करके फिर जाके अपने फाइल कर सकते हैं। ठीक है, हम जाएंगे ऑनलाइन, जो ईजी है। तो मैं जैसे ही बताऊंगा आपको सारा रिटर्न ईजी हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। जिसका HSN कोड बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे ना, ऑफलाइन में फिलअप करेंगे। ऑफलाइन फिलअप करने के बाद वो क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर में HSN कोड मेंटेन करके रखते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर को वो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे ओपन किया ना, उसका HSN पार्ट मतलब कौन सा बोल रहा था, टेबल में बोल रहा था 17। टेबल 17 में जाके HSN कोड को जो उसका ये जो एक्सेल में आएगा ना, इसका एक्सेल फॉर्मेट में ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। Ctrl+C एंड Ctrl+V डाल लेना है। फिर उसको सेव करके यहाँ पे फिर जाके अपलोड कर लेना है। फिर आपका HSN का वो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा, जो भी अपने सॉफ्टवेयर से HSN वाइज आपके पास है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ऑनलाइन के ऊपर। ऑनलाइन यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन चले जाएंगे बराबर। प्रिपेयर ऑनलाइन आएगा, मार दिया। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए नील रिटर्न। यहाँ पे डू यू हैव ए नील रिटर्न, तो यहाँ पे हमको नो चूज करना है। एनुअल रिटर्न का एप्लीकेबिलिटी, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो हमको एनुअल रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने नो मार दिया। ऐसे केस में भी वो येस हो सकता है। कौन सा केस में येस होगा, देखिए ये जो 2 करोड़ है ना, ये आपका पान बेस्ड टर्नओवर है। ठीक है, अगर आपके पान में 5 GST नंबर है, 4 GST नंबर है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, और 4 GST का जो भी टर्नओवर है, कुछ 2 करोड़ से ज़्यादा है, कुछ 2 करोड़ से नीचे है और कुछ नील है, तो भी क्या होगा ना, तो आपको तो चारों GST का एनुअल रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पान बेस टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, GST लैंग्वेज में एग्रीगेट टर्नओवर,
सॉरी, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, वो तो आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसलिए आपका वो पान के अंदर जो भी जीएसटी रजिस्टर है वो अगर 2 करोड़ से नीचे है तो उसका भी करना पड़ेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो करना पड़ेगा, नीचे है तो करना पड़ेगा, अगर नील रिटर्न है तो भी करना पड़ेगा। उसी केस में वो जो नील रिटर्न वाला है यहाँ पे आपको एस मानना पड़ेगा। समझ गए? जो भी आपका नील रिटर्न वाला है वहाँ पे उसको एस मानना है। बराबर? रिपीट करूँ क्या एक बार? ओके। आपका टर्नओवर क्या लेता है ना, पान बेस्ड टर्नओवर जाएगा। एक पान में जो भी जीएसटी नंबर रजिस्टर है तो सबका जीएसटी का एनुअल रिटर्न और 9 से फिलअप करना पड़ेगा। अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जीएसटीआर 9 करना पड़ेगा। अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है आपका जीएसटीआर 9 प्लस जीएसटीआर 9C भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये टर्नओवर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता है, ये हमारा पान बेस दिखा जाता है। अगर ये पान बेस इस लिमिट से क्रॉस हो गया है ना तो फिर आपके ऊपर एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है। और जीएसटी ऑडिट 9C वो तो ऑडिट नहीं, वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, वो मैनेजमेंट ही देता है। उसमें कोई चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट का डीएस भी नहीं लगता है, वो बराबर सिर्फ अपना डीएस लग के होता है। तो इसी हिसाब से वो पान में जो जीएसटी नंबर है अगर उसका 2 करोड़ या 5 करोड़ से क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है फिर भी उसका एनुअल रिटर्न और 9C करना पड़ेगा। जैसे कि नील केस में भी नील रिटर्न मानना पड़ेगा यहाँ पे एस जाके। ठीक है, अभी हमारा केस में इसका नो है तो हम नो में जाएंगे। ठीक है, 9 में आ गया। 1 2 3 के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, टेबल 1 2 3 के बारे में तो मैं बता दिया आपको। वो बेसिक डिटेल्स है, वो ऑफलाइन यूटिलिटी में जनरली दिखाई जाता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। 1 में हमारा फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और जीएसटी नंबर 2 में चूज़ करना है और 3 में 3A में लीगल नेम, 3B में ट्रेड नेम चूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 4 से शुरू हुआ है यहाँ पे। लेकिन जीएसटी फाइल करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा जी, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आता है ना, ऑटो कैलकुलेटेड व ऑटो कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 ऑलरेडी आ जाता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल हुआ है जीएसटी का, जैसे कि जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 जो भी हमने फाइल किया उसका ऑटो सिस्टम जनरेट होकर यहाँ पे 9 हो जाता है। ऑटो फिल, जो भी टेबल आप देखो सबका टेबल ऑटो फिल हो जाता है जो भी हमने फाइल किया। ऐसे अगर हम कुछ समरी देखना चाहते हैं, हमारा जो वर्किंग कर रहे थे उसका अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए था, मतलब समरी जीएसटीआर 1 पूरा साल में कितना कैलकुलेट है उसके बारे में जानना था, तो यहाँ पे आप जीएसटीआर 1 में जा सकते हो और जीएसटीआर 3B में जा सकते हो। एक साल का एक ही डाउनलोड होगा, उसमें सारा समरी आ जाएगा, पूरा समरी वाइज आ जाएगा आपका। 3B में कितना कितना रिटर्न किया, कौन सा टैक्सेबल, कौन सा इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, कितना आईटीसी लिए है, कितना टैक्स पेमेंट किए, सारा का सारा समरी एक साल का एक रिटर्न में आ जाएगा। 3B का पता ही होगा आपको। फिर हो गया 1, ऐसे ही सारा का सारा रिटर्न आ जाएगा। फिर आ गया आपका 8A जो जनरली हम 2A बोलते हैं ना, तो ये जीएसटी का एनुअल में उसको 8A बोलते हैं। इसका जो भी आईटीसी पार्ट है, आईटीसी पार्ट जैसे टेबल नंबर 6 7 8 इसका अंदर है आईटीसी। तो ये जो 6 नंबर टेबल है इसके अंदर आईटीसी है, तो इसका जो भी आपका आईटीसी का पार्ट होता है वो जीएसटीआर 8A से ही लिया जाता है। बराबर, तो ये सारा का सारा आप समझ लिए। जीएसटीआर 1 में डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, जीएसटीआर 3B का डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, समरी वाला 1 साल का। और परचेज का जो 2A होता है उसको हम 8A यहाँ पे आ जाता है और इसमें यहाँ पे आ जाता है। परचेज का कितना कितना हो गया रिटर्न, 2A 2B 8A। 2A में क्या होता है, वो रियल टाइम रिटर्न होता है। जब भी आपका सप्लायर कुछ शो कर लेता है सेल्स तो आपका वो परचेज हो जाता है और परचेज होने के बाद वो 2A में आ जाता है। 2B में क्या होता है ना, वो कुछ पीरियड वाइज होता है, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी वाइज होता है। आपने टोटल शो कर लिया लेकिन उसमें से कितना आपने एलिजिबल है आईटीसी क्लेम करने के लिए, वो 2B में आ जाएगा। 8A में उससे वो फिल्टरिंग होते हैं, सब ब्लॉक क्रेडिट हटा के 8A में वो टोटल फिगर आता है। जो एलिजिबल वो 8A का प्रीफिल यहाँ पे होता है 6 में, देखा दूँगा अंदर जाके देखा दूँगा। ओके, तो हो गया ये बराबर। और एक जगह है जहाँ पे भी आपको वर्किंग में हेल्प होगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सर्विस में जाना है, यहाँ पे डैशबोर्ड एक बार देख लो। डैशबोर्ड में क्या होता है ना, यहाँ पे टर्नओवर आ जाता है कुछ, यहाँ पे एस्टिमेटेड टर्नओवर भी आ जाता है। यहाँ पे आपका टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, ये जैसे कि हम यहाँ पे डैशबोर्ड एक बार देख लो। डैशबोर्ड में क्या होता है ना, यहाँ पे टर्नओवर आ जाता है कुछ, यहाँ पे एस्टिमेटेड टर्नओवर भी आ जाता है। यहाँ पे आपका टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, ये जैसे कि हमारा फाइनेंशियल 22-23 का इतना आ गया है। बराबर, ऐसे अगर मैं इस साल का कैलकुलेट करूँगा तो 23-24 का भी टर्नओवर आ गया। ठीक है, ऐसे हम
22, 23 का करना है, तो ये वाला हमारा टर्नओवर आ गया। ठीक है बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिखना है ना, यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जो रिटर्न है ना, इस टैब पे रखना, फिर नीचे आना, ये रिटर्न में जाके टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन दिख रहा है ना, टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ना वर्किंग जो बना रहा है इसमें कुछ आपको बहुत मदद हो जाएगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन में ईयर आपको सर्च कर लेना है बराबर। यहाँ पे आपका वर्किंग में जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन में आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। आपको एक एक दिखा रहा हूँ। डिफरेंस इन लायबिलिटी पेड एंड डिक्लेयर्ड। ओके, लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, जी कितना लायबिलिटी डिक्लेयर किए, कितना पेमेंट किए। टैक्स लायबिलिटी आईटीसी का समरी आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज, अदर देन एक्सपोर्ट, जो टैक्स लायबिलिटी था यहाँ पे दिखा लेगा। और टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एसीजेड आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू यहाँ पे आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी, इनपुट टैक्स, ये सारा का सारा डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे नीचे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पे क्लिक करो तो एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करके मैं आपको एक दो चीज़ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, टैक्स लायबिलिटी मतलब कितना आपने जीएसटी 1 में डिक्लेयर किया है और कितना आपने लायबिलिटी 3 में पेमेंट किया है। इसको पहले क्या करना है कि आपको ईयर सिलेक्ट करना था ना, इसका हमने 22, 23 सिलेक्ट करना था बराबर। आपको जो भी पीरियड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे 22, 23 सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी साल का है अब वो भी सिलेक्ट कर लेना। 22, 23 सिलेक्ट कर देता हूँ, एक बार देखा भी देता हूँ 22, 23 में जाके। ओके बराबर, सर्विस रिटर्न टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22, 23 सच, पेन से मैंने सब। ओके, यहाँ पे आपने देख लिया 2B में कितना टैक्स पेमेंट हुआ है। सॉरी, इधर वो वाला वहाँ पे जो है 2B में देखना है जीएसटी 3B में कितना पेमेंट हुआ है और शॉर्टफॉल कितना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, 2B में जीएसटी 1 में लायबिलिटी कितना है, जीएसटी 3B में कितना पेमेंट है, शॉर्टफॉल और एक्सेस कितना है बराबर। तो ये आपका आ गया 2B और 3B का डिफरेंस। फिर ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया। ये सब आपका ना क्या क्या होगा ना, वर्किंग में काम देगा। जब भी आप वर्किंग बना रहे इसको थोड़ा ध्यान देता है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज आ गया, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज आ गया। ये वाला ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 नंबर में टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, इसमें आपको क्या देखना है ना, 2B में जितना टैक्स यहाँ पे आया है टोटलिंग में, उतना 3B में आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। इसमें नोटिस बराबर आता है। अगर यहाँ पे कुछ टैक्स दिखा रहा है आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है और आपने यहाँ पे पेमेंट किया है 3B में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2B में आ रहा है, आपका रिवर्स चार्ज लग रहा है, फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया, जैसे कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, 2B में आपका आ रहा है रिवर्स चार्ज, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, तो ये बराबर नोटिस नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज था, आपने पेमेंट नहीं किया। दिख रहा है ना ये वाला फिगर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटा फिगर कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्लाइंट का जो भी नोटिस आएगा वो पेमेंट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा फिगर होगा ना, ये तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर है, मतलब आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किए, तो यहाँ पे आपने 0 डाल दिया, तो ये वाला आपको दिक्कत हो जाएगा। इस वाला लाइन पे देखो, यहाँ पे IGST में रिवर्स चार्ज था और पार्टी ने रिवर्स चार्ज पेमेंट कर दिया, तो बराबर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं था, पार्टी पेमेंट किया, तो कोई दिक्कत नहीं रिवर्स चार्ज उसमें। यहाँ पे क्या होता है ना, सप्लाई जब GST 1 फाइल करता है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है जिस सेल लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो वहाँ पे उन्हें टिक मार देता है, वो यहाँ पे टिक मार देता है, तो फिर आपका यहाँ पे वो चढ़ जाता है। अगर वो टिक नहीं मारता है और वो शो भी नहीं करता है तो यहाँ पे नहीं चढ़ता है, लेकिन हमको तो देना पड़ेगा ना रिवर्स चार्ज, तो इसलिए हम रिवर्स चार्ज देते हैं। ध्यान का बात था, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं एनुअल रिटर्न का एक एक टेबल जाके देख लेंगे क्या क्या है टेबल के अंदर। सर्विस रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न 22, 23, यहाँ अपने आपको 9 मानना है, 9 यहाँ पे आपको 9 मानना है, नेक्स्ट मानना है। और ये आपका आ गया ये एनुअल रिटर्न, समरी बता दिया। अभी हम चलते हैं कॉलम टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में आपको क्या क्या बताया था। टेबल नंबर 4 में आपका जितना आउटवर्ड सप्लाई है
लाइबल टू टैक्सेबल आउटर सप्लाई, जो भी आउटर सप्लाई टैक्स लगता है उसके ऊपर वो टेबल 4 में आता है। अगर जो भी आउटर सप्लाई उसके टैक्स नहीं लगता है वो टेबल 5 में आ जाएगा। ठीक है, उसमें से जो टैक्स लगता है उसमें से हम B2B क्लासीफाई किया था, तो यहाँ पे B2B डालना है और B2C डालना है। जो भी अमाउंट यहाँ पे डालना है वो टैक्सेबल डालना है, और इसका IGST कितना है, इसका सेंट्रल GST कितना है, स्टेट GST कितना है, उसका डालना है। जैसे ही B2C का IGST, CGST, SGST डालना है। अगर कुछ ना हमने जीरो रेटेड सप्लाई किए उसका टैक्सेबल सप्लाई कितना, और जीरो रेटेड सप्लाई में तो IGST ही लगता है। अगर आपने बॉन्ड के हिसाब से सेंड किए ना, गुड्स सेंड किए और बॉन्ड दिए तो वहाँ पे GST नहीं लगता है, और अपने टैक्स पेमेंट किए तो यहाँ वाला IGST ही पेमेंट करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट में यहाँ पे जाएगा, ये वाला आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको शायद सिर्फ B2C, B2B और ये जीरो रेटेड आ गया। तो ये आपका आउटर सप्लाई हो गया। जैसे ही अगर आपके सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपका अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, एडवांस के ऊपर भी टैक्स लगता है तो इसलिए वो एडवांस में आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट थोड़ा देख लेना है, यहाँ पे क्या है कि इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो हम बोल रहे थे अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोल रहा था ना, वो जो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज होता है ये आपका टर्नओवर पे काउंट नहीं होता है, इस पर टैक्स लगता है और हम देंगे, फिर हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, इसलिए वो हमारा आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज कॉलम में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर यहाँ में लिखा है पॉइंट देखो 20% से ज़्यादा अगर हम मॉडिफाई किए तो वो रेड कॉलम हो जाएगा, और हम जब सबमिट करेंगे ना उसके बारे में वो पूछेगा कि आर यू कन्फर्म टू सबमिट, तो एक बार वार्निंग भी देगा कि 20% से ज़्यादा हो रहा है। बराबर हो गया, सप्लाई भी हो गया, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज हो गया। फिर हम यहाँ पे देखें क्रेडिट नोट जो हमने इशू किए, तो ये क्रेडिट नोट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टी का इशू है तो यहाँ पे आ गया। जैसे अगर डेबिट नोट इशू किए तो हमारा सप्लाई से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अमेंडमेंट करके कुछ प्लस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, अमेंडमेंट करके कुछ माइनस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया। ये टोटल क्या है, आपका टर्नओवर है, ये बैलेंस शीट का टर्नओवर नहीं बाबा, ये आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें टैक्स लगता है, और इनवर्ड सप्लाई है जिसमें टैक्स लगता है लायबल टू रिवर्स चार्ज वाला। टर्नओवर कौन सा टेबल में लेना है वो वाला मैं आपको बताऊँगा। बराबर, तो ये आपका हो गया टेबल नंबर 4। अभी हम जाएंगे टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में लिखा है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नॉट लायबल टू टैक्स। यहाँ पे लिखा है ना डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज नॉट पेएबल टू टैक्स। ओके, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नॉट लायबल टू टैक्स। नॉट लायबल टैक्स में जीरो रेटेड हो गया। जीरो रेटेड में आपको बोल रहा था कितना सप्लाई है, एक आपका जीरो रेटेड है और एक आपका नील रेटेड है, और एक पहले तो मैं टैक्सेबल बता दिया था वो वाला, तो टेबल नंबर 4 में चला गया। अभी हमारा टेबल नंबर 5 जीरो रेटेड, नील रेटेड। जीरो रेटेड में एक अलग क्या हुआ है, ए सप्लाई टू ACZ और एक सप्लाई टू आउटसाइड इंडिया। तो ये वाला स्पेसिफिकली यहाँ पे है जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब हमने बॉन्ड कुछ दे दिए सप्लाई के वक्त, बॉन्ड कुछ दे दिए तो यहाँ पे आ गया। अगर बॉन्ड नहीं देते और लायबल टू टैक्स होता तो टेबल नंबर 4 में आता। टेबल नंबर 4 में बताया था वो जीरो रेटेड सप्लाई लायबल टू मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स, वो IGST लगता है। यहाँ पे आ गया जो नॉट लायबल टू टैक्स। फिर आ गया आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई नॉट लायबल टू टैक्स। नॉट लायबल टैक्स में जीरो रेटेड हो गया। जीरो रेटेड में आपको बोल रहा था कितना सप्लाई है, एक आपका जीरो रेटेड है और एक आपका नील रेटेड है, और एक पहले तो मैं टैक्सेबल बता दिया था वो वाला, तो टेबल नंबर 4 में चला गया। अभी हमारा टेबल नंबर 5 जीरो रेटेड, नील रेटेड। जीरो रेटेड में एक अलग क्या हुआ है, ए सप्लाई टू ACZ और एक सप्लाई टू आउटसाइड इंडिया। तो ये वाला स्पेसिफिकली यहाँ पे है जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब हमने बॉन्ड कुछ दे दिए सप्लाई के वक्त, बॉन्ड कुछ दे दिए तो यहाँ पे आ गया। अगर बॉन्ड नहीं देते और लायबल टू टैक्स होता तो टेबल नंबर 4 में आता। टेबल नंबर 4 में बताया था वो जीरो रेटेड सप्लाई लायबल टू मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स, वो IGST लगता है। यहाँ पे आ गया जो नॉट लायबल टू टैक्स। फिर आ गया आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई
और यहाँ पे आपका नॉन जीएसटी सप्लाई व नॉन सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, और इसको हम बोलते हैं नो सप्लाई। ओके, आपका सारा का सारा सप्लाई हो गया, सारा का सारा प्लेस भी आपने जान दिए। यहाँ पे तो क्लियर कर लिखा है ना, तो आपको वही से डालना है। जीरो रेटेड सप्लाई कुछ है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे डालना है। सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब एससीजेड को कुछ सप्लाई यहाँ पे डालना। टैक्स पेड रिसीव ट्रांस रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब आपने सप्लाई किए, आपने सप्लायर रिसिप्टेंस को सप्लाई किए और रिसिप्टेंस रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर रहा है, तो आपका जो सप्लाई का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स चार्ज। ओके, ऐसे ही आपका एग्जिम्प्टेड का जो यहाँ पे आ गया, नील रेटेड का यहाँ पे आ जाएगा। नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूडिंग नो सप्लाई, नॉन जीएसटी नो सप्लाई जो पेट्रोल डीजल नेचुरल गैसेस वही वाला होता है, यहाँ पे आ गया। आपको पता है ना, जीरो रेटेड सप्लाई तो बता दिया, एक्सपोर्ट वगैरह एससीजेड तो बता दिया। एग्जिम्प्टेड मतलब वो आपका जो रेट उसका कुछ है, कुछ 18% 28% जो भी रेट है, लेकिन नोटिफिकेशन जाके उसको एग्जिम्पशन किया हुआ है, तो उसको हम एग्जिम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं। नील रेटेड कौन सा होता है कि नील रेटेड कौन सा होता है, यहाँ पे रेट 0 लिखा है, 0% HSN कोड में, तो उसको हम नील रेटेड बोलते हैं। पर नो सप्लाई तो मैं बोल दिया वो 5 पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस वही जो है वो नील रेटेड नो सप्लाई होते हैं। बराबर बराबर हो गया। उसके आगे क्या होता है ना, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो भी अपने क्रेडिट नोट हो वो जो ये जो आउटर सप्लाई नॉट लाइबल टू टैक्स का क्रेडिट नोट डेबिट नोट, अमेंडमेंट में प्लस अमेंडमेंट में माइनस जो भी किया हुआ है, तो फिर आपका हो गया टर्नओवर। ये भी टर्नओवर नहीं है बाबा, ये बैलेंस शीट का भी टर्नओवर नहीं है, बैलेंस शीट का टर्नओवर नहीं है। इसके आगे फिर बताऊँ, टेबल ध्यान रखना, मैं कौन सा टेबल पहले करता हूँ कौन सा टेबल उसके बाद। 4-5 हो गया टेबल, उसके आगे और सीरियल नहीं। अब अभी जाएंगे क्या, 4-5 के बाद हम जाएंगे 10 नंबर टेबल पे। 10 नंबर नहीं, एक्चुअल 4 के बाद में हम डायरेक्ट 9 नंबर टेबल में जा सकते हैं। इसमें जितना टैक्स होगा 9 नंबर में वो टैक्स वाला यहाँ पे पेबल आ जाएगा। जो आउटर्स अपने डाल दिए 4 नंबर टेबल पे, वो लाइबल टू टैक्स है, उसका टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया, और उसमें से दिखना कौन सा अमाउंट हमने टैक्स पेमेंट किए। तो यहाँ पे इक्वल मानना, ए वाला माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आएगा तो आपका टैक्स पेबल है, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सब लाइन में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 0 आएगा। अगर आपने GST 3 भी GST 1 में कुछ टैक्स कम पेमेंट किए, 9 में पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स पेबल है उसको मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रिटर्न जो फाइल करेंगे यहाँ पे आके मैनुअली आपको टैक्स अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट पेमेंट की है GST 3 में या फिर 1 पे, तो यहाँ आपको बढ़ाना पड़ेगा मैनुअली। तो हो गया, पहले 4 नंबर टेबल, उसके बाद 9 नंबर टेबल, फिर उसके बाद 5 नंबर टेबल 4 9 5 बराबर। अभी हम जाएंगे उसके आगे, 4 9 5 चला गया। अभी हम चलेंगे 10 11 के ऊपर, 10 11 मिला गया आपका 10 11। 10 11 में क्या है ना, सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स यहाँ पे आ गया। सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट यहाँ पे आ गया। ये क्या है ना, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर रिटर्न इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल का कुछ डाटा, मतलब कुछ आउटवार्ड सर्विस हमने छोड़ दिए थे जो नेक्स्ट साल में आकर के, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, और कुछ फिगर हमने 2023-24 को किए, मतलब कुछ भी आउटवार्ड सप्लाई जो है हमने 23-24 को लिए है, तो ये पे आ जाएगा। जैसे कि इनपुट का अगर कुछ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब इनपुट में बताऊँगा तो इनपुट का बताऊँगा, अभी मैं आउटवार्ड बता रहा हूँ तो इसलिए आउटवार्ड में आ जाएगा। अगर कुछ बिल हमने 22-23 में दिखाया नहीं, उसको 23-24 में दिखा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड में हो जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ माइनस करना है आगे जाके हमने माइनस किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर। तो ये जो 10 11 का टैक्स फिगर जो आ जाएगा, इसका टैक्स का पेबल और पेमेंट आपका टेबल नंबर 14 में आ गया। ठीक है, टेबल नंबर 14 में आ जाएगा। टेबल नंबर 14 को चलो, टेबल नंबर 14 यहाँ पे देखो 10 11 में जो भी टैक्स डिफरेंस हुआ है, जितना जितना टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट उसको मैनुअल देना पड़ेगा, उतने आपने पेमेंट किए। अगर पेमेंट कहाँ पे किए, GST 3B में पेमेंट किए होंगे तो यहाँ पे आएगा। अगर आपने DRC 3 करके पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टेबल नंबर 9 में क्या होगा ना, पेबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। दिखा दे रहा हूँ आपको, वो पेबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन पेड अमाउंट से माइनस नहीं होगा। अगर आपने DRC 3 में कुछ पेमेंट किए तो वो वाला पेबल में यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो माइनस नहीं होगा।
तो आपका नेट में भी वो पेएबल आया होगा, ठीक है, अभी भी आपका पेएबल आया होगा। तो आप वो डिफरेंस अमाउंट पेएबल रख के फाइल करना पड़ेगा, पेएबल रख के आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। और आगे जो भी टैक्स पेएबल आ रहा है ना आपको, वो DRC 3 में आपने तो ऑलरेडी पेमेंट किया, अगर पेमेंट नहीं किया तो DRC 3 में पेमेंट करेंगे, वो वैसे ही डिफरेंस रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही डिफरेंस रहेगा। आपका हो गया। कौन सा टेबल में बताया आपको, सीरियल एक एक करके बताओ, याद हो गया ना कौन सा टेबल, पहले टेबल नंबर 4, ठीक है, पहले टेबल नंबर 4, उसके आगे क्या होगा टेबल नंबर 9, उसके आगे क्या होगा टेबल नंबर 5, उसके आगे क्या होगा टेबल नंबर 10, उसके आगे टेबल नंबर 11, उसके आगे टेबल नंबर 14। बस इसका सीरियल में जाना पड़ेगा। ये टोटल आपका आउटवर्ड सप्लाई है। अगर आपका टर्नओवर जो आउटवर्ड का मैच करना है, कहाँ से करना है, ये जो 10, 11, 12, 13 टेबल है उसके अंदर जाके आपको चेक करना पड़ेगा टर्नओवर कितना है हमारा, 10, 11। इसमें आपका ये वाला आपका फाइनल टर्नओवर है, ये वाला आपका GST का टर्नओवर, इसी को ही GST का टर्नओवर बोलते हैं, बराबर, इसी को ही GST का टर्नओवर बोलते हैं। बस अभी हम चलते हैं इनपुट के ऊपर। इनपुट का तो इजी है, इनपुट का 6 नंबर टेबल में जाना है। मैं आपको तो पहले बता दिया था उसको कौन सा में क्लासीफाई करके रखा है। तो 2B में जाके क्या करना है, 3B में जितना आपने इनपुट लिए होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी का सिर्फ आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा। बाइफर्केशन यानी कि इनवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज, ओके, अदर देन रिवर्स चार्ज मतलब इनवर्ड सप्लाई जितना हुआ है रिवर्स चार्ज को छोड़ के, इनवर्ड सप्लाई जितना भी हुआ है रिवर्स चार्ज को छोड़ के वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। इनवर्ड सप्लाई जितना भी हुआ है, मेरा सिस्टम ना बहुत स्लो हो रहा है, मैं उसी से ही लेके आपको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। बहुत तकलीफ में वीडियो हो रहा है तो हद कर ले। ओके, अभी हम आते हैं GSTR। अभी आते हैं हम टेबल नंबर 6 पे, ओके। टेबल नंबर 6 अभी चल रहा है। 6 में हम क्या करेंगे ना, इनवर्ड सप्लाई 3B में जितना हमने ITC क्लेम किया है अदर देन रिवर्स चार्ज वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक बाय प्रीफिल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है ना, GSTR 3B का 4A टेबल से आता है। 4A टेबल में हम ग्रॉस ITC डालते हैं, ग्रॉस ITC, उसमें से हम माइनस करते हैं रिवर्सल, फिर आता है नेट ITC। तो क्या होता है ना, ये जो प्रीफिल होके आता है 4A से, मतलब एक ग्रॉस ITC आता है, यहाँ पे ग्रॉस ITC आता है विदाउट रिवर्सिंग एनी ITC, मतलब एक ग्रॉस ITC आएगा। जो भी रिवर्स चार्ज है और रिवर्स हुआ है, रिवर्स चार्ज नहीं, जो भी ITC का रिवर्स हुआ है वो हमारा टेबल नंबर 7 में आ जाएगा, इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस ITC आता है विदाउट रिवर्सल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करना है, 3B का जो लिया है उसको डिवाइड करना है। अभी आते हैं GSTR, अभी आते हैं हम टेबल नंबर 6 पे, ओके। टेबल नंबर 6 अभी चल रहा है। 6 में हम क्या करेंगे ना, इनवर्ड सप्लाई 3B में जितना हमने ITC क्लेम किया है अदर देन रिवर्स चार्ज वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक बाय प्रीफिल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है ना, GSTR 3B का 4A टेबल से आता है। 4A टेबल में हम ग्रॉस ITC डालते हैं, ग्रॉस ITC, उसमें से हम माइनस करते हैं रिवर्सल, फिर आता है नेट ITC। तो क्या होता है ना, ये जो प्रीफिल होके आता है 4A से, मतलब एक ग्रॉस ITC आता है, यहाँ पे ग्रॉस ITC आता है विदाउट रिवर्सिंग एनी ITC, मतलब एक ग्रॉस ITC आएगा। जो भी रिवर्स चार्ज है और रिवर्स हुआ है, रिवर्स चार्ज नहीं, जो भी ITC का रिवर्स हुआ है वो हमारा टेबल नंबर 7 में आ जाएगा, इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस ITC आता है विदाउट रिवर्सल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करना है, 3B का जो लिया है उसको डिवाइड करना है। इनपुट मतलब गुड्स के ऊपर कितना लिया हुआ है, सर्विस के ऊपर कितना है, कैपिटल गुड्स के ऊपर, वैसे ही IGST, CGST, SGST, सेस कितना ITC लिया है उसमें हम डाल देंगे कितना। जैसे ही इनवर्ड सप्लाई ऑन रजिस्टर पर्सन से लिया है और वो रिवर्स चार्ज लगा है तो उसका भी कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, इनपुट तीनों हिसाब से डिवाइड कर लेना है। ऐसे ही अगर हमारा रिवर्स चार्ज लग रहा है और वो पार्टी रजिस्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा
इनवर्ट सप्लाई रिसीव रजिस्टर पर्सन लेवल चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा वही तीनों क्लासिफिकेशन। फिर आगे बताया था कि इनपुट ऑफ गुड्स का भी इनपुट और कैपिटल गुड्स आता है, इसका तो सर्विस नहीं होता है, नहीं सर्विस होता है, यहाँ पे आ गया सर्विस, इनपुट ऑफ सर्विस। ISD का जो इनपुट लिया है तो यहाँ पे आ गया। और इनपुट सर्विस रिक्लेम्ड मतलब एक बार क्लेम किए थे और उसको रिवर्स किए, कोई भी रीजन का, बहुत सारा रीजन है IPTC को हम रिवर्स करना पड़ता है, लेकिन फिर अगर हम क्लेम किए उसको तो यहाँ पे आ गया रिक्लेम में आ गया। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने पार्टी को 180 डेज में पेमेंट नहीं किए तो ITC को हम रिवर्स करना पड़ता है, तो इसी हिसाब से अगर जब हम पेमेंट कर देंगे फिर रिक्लेम करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा रिक्लेम में। ठीक है, जिसका हम इस कैलकुलेशन दे दिए तो फिर यहाँ पे टोटलिंग होकर वो आ जाएगा। और जो जिसका हम क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, बराबर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से। और आगे ट्रांजिशनल क्रेडिट का अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल देंगे। हमारा तो ट्रांजिशन कुछ नहीं होगा, ट्रांजिशन तो 2017-18 में था, अभी क्या आता है वो, तो टेबल नंबर 6 बराबर इतना ही सिर्फ मांगता है। ठीक है, अभी हम टेबल नंबर 7 में जाएंगे जो सिर्फ रिवर्सल का होता है। यहाँ पे लिखा है ना, डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स्ड फॉर द फाइनेंस, मतलब रिवर्सल ऑफ ITC। रिवर्सल ITC में रूल होता है रूल 37, 39, 42, 43। वो जो ISD होता है, ICSD का जो क्रेडिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 42, 43 वाला जो भी आपका कॉमन क्रेडिट होता है उसका रिवर्सल होता है। मतलब आपका कुछ टैक्सेबल सप्लाई है, कुछ एग्जीम्प्टेड सप्लाई है, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, जितने भी आपने ITC लिए है उसको आपने प्रोपोर्शनेटली नहीं, रूल 42, 44 हिसाब से आपको रिवर्सल करना पड़ता है 60 मंथ में डिवाइड करके, उसके बाद उसको रिवर्सल करना पड़ता है। उसमें जाना नहीं, उसमें मतलब वो डिफिकल्ट केस होता है। ठीक है, तो वो वाला ये यहाँ पे आ गया 4। जो आपका ब्लॉक क्रेडिट है 17.5 में लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने रिवर्सल ट्रांस 1 ट्रांस 2 का कुछ किया है तो यहाँ पे आ जाएगा बस। लेकिन हमारा जो जनरल केस है इसमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ हमारा अदर रिवर्सल में सारा का सारा हमारा आ जाता है। तो हम जनरली इस वाला फिगर में डालेंगे सारा का सारा। मतलब 3B का हमने ग्रॉस फिगर ले लिए थे 4A में, टेबल 6 में, GST 9 का टेबल 6 में ले लिए थे, GST 3B का 4A कॉलम वाला। तो उसके आगे रिवर्सल केस होते हैं तो रिवर्सल यहाँ अदर रिवर्सल में आ जाएगा, बराबर। तो अभी टोटल ITC कितना रिवर्स है यहाँ पे आ गया, टोटल ITC कितना रिवर्स है यहाँ पे आ गया। और वो जो टेबल नंबर 6 में टोटल ITC क्लेम करके 3B में था वो वाला आ गया था, तो दोनों में वो माइनस करके नेट एलिजिबल ITC यहाँ पे आ जाएगा। नेट एलिजिबल ITC यहाँ पे आ गया, मतलब इतना ITC हम क्लेम किए। तो 6, 7 चला गया। फिर हम आते हैं टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में क्या है ना, टेबल नंबर 8 में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ITC रिलेटेड है, तो इसमें हम डाल देंगे। जैसे कि 2A में कितना ITC दिखा रहा है, 3B में हमने कितना क्लेम किया है, 2A में कितना दिखा है, हम एलिजिबल कितना क्लेम कर रहे हैं, बराबर। ये वाला अमाउंट कितना 2A में 2B में आ रहा है और हमने कितने क्लेम किए। और इसमें से क्या होगा ना, कुछ ITC का लिखा है ITC इनवर्ट सप्लाई other than reverse charge received during the financial year but availed in next financial year to specified। मतलब करेंट पीरियड में वो हमने रिसीव किए GST में, लेकिन अवेल किए बुक्स ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट साल में। मतलब इस साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ हमने बुक्स में ले लिए, लेकिन GST में नेक्स्ट साल में ले लिए। GST में नेक्स्ट साल में ले लिए मतलब वो GST 2A में तो इस साल में आ गया ना, तो इससे माइनस करना पड़ेगा कितना एलिजिबल थे, वो वाला जो क्लासिफिकेशन दे दिए इंक्लूडिंग रिवर्स वाला, रिवर्स हो गया जो फिर ये भी माइनस हो जाएगा आपका। तो नेट अगर देखेंगे तो इतना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं आना चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है ना तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ITC अवेल बट नॉट अवेल। मतलब इतने जितना डिफरेंस आ रहा है उसका ITC हमको अवेलेबल था बट हमने अवेल नहीं किया, और ITC अवेल बट इन एलिजिबल, और जितना ITC है उसका में हम इन एलिजिबल है, तो हो गया बराबर। डी का जो भी फिगर है उसका EF में बाइफर्केशन दिया हुआ है, मतलब कितना ITC आपको बचा रहा है, मतलब सब कुछ कैलकुलेशन होने के बाद ए वाला आपका ITC आ गया ना, तो उसमें से A माइनस हो जाएगा, फिर A भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है A माइनस B प्लस C, मतलब इसमें से जितना ITC आपने लिए A माइनस हो गया, फिर भी आपका बच्चा ITC इतना, तो जितना बच्चा उसमें क्यों नहीं लिए, आपने ITC क्यों क्लेम नहीं किए, क्योंकि वो ITC अवेलेबल बट हमने अवेल नहीं किए, और दूसरा वो ITC अवेलेबल है बट हमने इन एलिजिबल ITC ले नहीं सकते। तो ये वाला हो गया, इसमें से सिर्फ याद रखना। तो ए वाला जो फिगर है इसमें से ए वाला फिगर है, ए इसमें माइनस होगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, फिर जितना बचेगा इतना हमारा एलिजिबल है, हमने क्लेम करना चाहिए था, क्लेम नहीं किए, और उसको हमने लैप्स कर दिया, नहीं तो उसका इन एलिजिबल है हम क्लेम करके। तो ये दोनों का टोटल ए वाला मैच हो जाएगा, ए वाला है ए माइनस ए आ जाएगा, बराबर।
उसके आगे कुछ नहीं, वही से ITC अवेलेबल नाउन, ये तो सब इनएक्टिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, टेबल नंबर 8 चला गया, 9 तो बता दिया था, 10 11 12 13। ऐसे ही ITC का अगर इस साल का कुछ हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किए तो यहाँ पे आ जाएगा। ITC का अगर कुछ रिवर्सल किए और कुछ ITC अवेल किए इस ईयर का नेक्स्ट साल में तो यहाँ पे आ जाएगा। बराबर, ITC का पार्ट खत्म हो गया। और कौन सा टेबल हो गया? 8 9 10 11 12 13 14 तो बता दिया था आपको। 15 में भी डिमांड और रिफंड, अगर आपने कुछ डिमांड डाला हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, और रिफंड क्लेम किया तो यहाँ पे आ जाएगा। सप्लाई रिसीव, अगर कंपोजिशन टैक्स पे से कुछ सप्लाई हमने रिसीव किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। HSN-वाइज तो आपको बता दिया था, HSN-वाइज आउटवर्ड सप्लाई B2B वाला मैंडेटरी है, यहाँ पे डालने के लिए डालना पड़ेगा। HSN इनवर्ड सप्लाई का तो ऑप्शनल है, तो इसको हम नहीं डालने से भी चलेगा, तो यहाँ पे डालना मत, छोड़ देना उसको। बराबर, यहाँ लेट फी, और ये आपका आ गया लेट फी अनपेड। ये तो ऑटोमेटिक जब आप लेट में फाइल करेंगे तो यहाँ पे लेट फी आ जाएगा, और पेमेंट करने के लिए बाय डिफॉल्ट चालान भी हो जाएगा फाइनल करके। इसको आप प्रिपेयर करके यहाँ पे कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी मार देना, तो जितना भी आपका इसके यहाँ पे कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी मार के फिर आपको टेबल 9 ओपन करना है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपका टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली आ रहा है और आपका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे प्रीव्यू देख के, प्रीव्यू PDF में देख के फिर आप सबमिट कर सकते हैं। बराबर, GST एनुअल रिटर्न आपका एकदम से खत्म हो गया, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। GST 9 अब क्लियर हो गए, कैसे फाइल करना है, जो मैं फ्लो बताया ना उसी फ्लो से आपका करना है। पहले मैं बताया था क्या, टेबल नंबर 4 से शुरू करना है, फिर जाके 9 को जाना है, फिर 5 1 है, 5 के बाद 10 11 को जाना है, उसके बाद 14 को जाना है, फिर ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीरियल से शुरू करना है 6 7 8। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका अदर रिक्वायरमेंट फील्ड है उसको डाल देना है, फिर आपका लास्ट को फाइनली टेबल नंबर 9 फिर से एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद वो सबमिट करना है। बराबर, 9 हो गया। 9 होने के बाद क्या होगा ना, 9C एक्टिवेट होगा। 9 होने के बाद ही आपका 9C यहाँ पे एक्टिवेट होगा। आपका एकदम से खत्म हो गया, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। GST 9 अब क्लियर हो गए, कैसे फाइल करना है, जो मैं फ्लो बताया ना उसी फ्लो से आपका करना है। पहले मैं बताया था क्या, टेबल नंबर 4 से शुरू करना है, फिर जाके 9 को जाना है, फिर 5 1 है, 5 के बाद 10 11 को जाना है, उसके बाद 14 को जाना है, फिर ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीरियल से शुरू करना है 6 7 8। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका अदर रिक्वायरमेंट फील्ड है उसको डाल देना है, फिर आपका लास्ट को फाइनली टेबल नंबर 9 फिर से एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद वो सबमिट करना है। बराबर, 9 हो गया। 9 होने के बाद क्या होगा ना, 9C एक्टिवेट होगा। 9 होने के बाद ही आपका 9C यहाँ पे एक्टिवेट होगा। 9C करने से क्या पहले आपको करना है, सिस्टम जनरेटेड 9C अगर आप कर लेंगे ना तो वहाँ पे आपको जो फिगर 9 पे आता है ना वो कैलकुलेट होके आ जाता है, फिर आपका कुछ भी मिसमैच नहीं होगा। मैं 9C का एक वीडियो भी बना दूंगा, आपको अगर अच्छा लगे ना वीडियो, जो भी मैं भी आपको मतलब डेली कुछ एनालिसिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको ईजी है फाइल करने के लिए। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है ना इस वीडियो के बारे में तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भी आपका डाउट होगा ना आप इस कमेंट में दे देना, मैं आपको इमीडिएट कर देता हूँ। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल में मेरा लिंक कर लूँगा, और आपको वहाँ पर क्या होगा ना, आप जो भी आपका डाउट वगैरह है आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएट वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। अभी आपका GST 9 हो गया, ठीक है। और भूलना मत, चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या करूँगा ना, मैं नेक्स्ट आपका GST 9C में अभी मैं आपको बता दूँगा 9C के बारे में, और एक वीडियो कर दूँगा, ठीक है। उसको भी आप देख लेना। उसका ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे प्रिपेयर होता है, वो जनरली ये जो ऑफलाइन लिखा है ना ये ऑफलाइन पे भी होता है। ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, मैं सबके बारे में बता दूँगा। बस बराबर। अभी हमको